तो कैसे हो दोस्तों? आई होप सब ठीक होंगे। तो AWS के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत है आप सबका। तो स्टार्ट करते हैं। AWS क्लाउड हिस्ट्री अच्छा टॉपिक है, ठीक है? मतलब इसके अंडर भी अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे बट मेन टॉपिक यही है। देखो ये एक हिस्ट्री टेबल मैंने बनाया है कि कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे थे, कहाँ पे नहीं थे। तो डीप डाउन इसको पढ़ते हैं चलो। 2002 में इसका इनिशियली लॉन्च हुआ था ये 2002 में। 2003 में जो था अमेज़न का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ देयर कोर स्ट्रेंथ आइडिया टू मार्केट। जो ये 2002 में लॉन्च हो गया ना जब 2003 में अमेज़न जो मतलब जेफ बेजोस को या उसकी टीम को आइडिया आया कि जो अमेज़न इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत की हो सकता मतलब बहुत कोर स्ट्रेंथ है, इसको मार्केट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये जो हमने बना दिया वो एक किलर प्रोडक्ट है, वो अपन मार्केट में उतार सकते हैं, ठीक है? फिर 2004 लॉन्च पब्लिकली विद SQS, ठीक है? अब SQS सर्विसेज हैं, ये जो मैं टर्म्स लूंगा वो सारे सर्विसेज हैं। जैसे जैसे कोर्स में आगे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें सर्विसेज समझ में आते जाएंगे, मैं तुम्हें बताते भी जाऊंगा, ठीक है? हमारी आईडी भी बनेगी, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो 2004 में 2003 में उनको आइडिया आया कि यार ये मार्केट रेडी प्रोडक्ट तो है अपने पास, ठीक है? तो 2004 में ना पब्लिकली लॉन्च कर दिया इन्होंने। 2002 में ये लोग खुद अपना चला रहे थे। 2003 में इनको आइडिया आया कि यार ये एक पब्लिक के लिए भी अपन बना सकते हैं, एक मार्केट रेडी प्रोडक्ट अपन कर सकते हैं। 2004 में इन्होंने लॉन्च कर दिया पब्लिकली विथ SQS। 2006 में रीलॉन्च किया पब्लिकली विथ SQS, पहले से था S3 और EC2 के साथ। ये सारे सर्विसेज हैं, नहीं आएंगी अभी समझ में, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। कोर्स के आगे जाते जाओ, चलते जाओ, समझ में आएगा, ठीक है? फिर ये 2006 में इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज लाई, इंक्लूड की। उनके बाद समझ में आया कि अब हम एक ही जगह क्यों रखें, एक ही जगह अपन क्यों रुकें, अपने को एक्सटेंड भी करना चाहिए। तो 2000 में इन्होंने यूरोप में भी लॉन्च किया। उसके बाद तो हिस्ट्री क्रिएट होते चली गई, ये मार्केट शेयर लेता चला गया। इसके बाद नेटफ्लिक्स इसके ऊपर बना, ड्रॉप बॉक्स नासा की कुछ चीज़ें इस पे रन करती थी, एयरबीएनबी भी किया। तो बड़े बड़े नाम इनसे इंक्लूडेड हैं, कोई छोटी चीज़ नहीं है। बेसिकली तो मैं हिस्ट्री में ये बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है और नहीं है, बहुत कम चांसेस है, बट मैं इस टॉपिक को कवर करना भी मेरी जिम्मेदारी है तो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब AWS क्लाउड नंबर फैक्ट्स, जो इसके फैक्ट्स हैं नंबर्स में मैं तुम्हें बता देता हूँ। इन 2019 AWS हैड 35.02 बिलियन एनुअल रेवेन्यू। 35 बिलियन, समझ रहे हो तुम कितना होता है? बहुत होता है। मतलब अब मैं तुम्हें कैसे कंपेयर करूँ, कई कई देशों का ये डिफेंस बजट भी नहीं होता, अरे बजट भी नहीं होता इतना तो कई कई देशों का, ठीक है? आई गेस तुम्हें इसका समझ में आया होगा। फिर AWS अकाउंट्स फॉर 47% ऑफ द मार्केट इन 2019। अभी मार्केट शेयर चेंज हो चुका है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये 2019 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अभी मार्केट शेयर चेंज हो चुका है दोस्तों, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट तब भी सेकंड था विथ 22%। अभी तो ये लोग थोड़े क्लोज आ गए हैं, मतलब मैं तुम्हें बताऊं तो AWS का अभी शेयर होगा अप्रॉक्स 34 या 32 के आसपास, और बाकी AWS का 28 होगा, और बाकी जो बचा वो गूगल क्लाउड और ही अदर अदर जो सर्विसेज आ गई हैं वो रखी हैं, ठीक है ना? पायनियर एंड लीडर ऑफ द AWS क्लाउड मार्केट फॉर द 9th कंसेक्यूटिव ईयर्स। 9th कंसेक्यूटिव, 9 साल तक लीड किया इसने मार्केट, अभी भी लीड कर रहा है, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं पर छोटे मार्जिन से कर ही रहा है। इतने एक्टिव यूजर्स हैं उसके पास करंटली, मतलब 2019 का डाटा ये देखा जाए तो अभी से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? यूज केस है AWS क्लाउड यूज केस, नेक्स्ट टॉपिक अपना यूज केस बता देता हूँ तुम्हें। AWS इनेबल्स यू टू बिल्ड सोफिस्टिकेटेड स्केलेबल एप्लीकेशंस, जो अपन देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो मैं बता चुका हूँ कि एक अच्छे तरीके में, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में सोफिस्टिकेटेड स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाने में तुम्हें हेल्प करता है। एप्लीकेल सॉरी एक सेकेंड, एप्लीकेबल टू अ ड्राइवर्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? यूज केस इंक्लूड्स enterprises IT, backup, storage, data, big data analytics,
वेबसाइट होस्टिंग, मोबाइल, सोशल ऐप्स, गेमिंग, ये सब तुम फेमिलियर हो इससे। आई गेस तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, पर तो ये बता देता हूँ, जो स्टोरेज, बिग डाटा एनालिटिक्स चीज़ें हैं वो होस्ट कर सकता है, वेबसाइट होस्ट कर सकता है, सोशल ऐप होस्ट कर सकता है, गेमिंग सर्वर्स होस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं तुम्हें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका ना दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ना। अपन, हाँ, ये देखो, ये तुम अगर अपने इसमें क्लिक करोगे पीसी में AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो तुम्हें ये साइट मिल जाएगी। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पे ये वाली जो साइट है ना, इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इस वक्त करंटली कितना है, 33 लॉन्च रीजन्स में, ईच विथ मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। अब ये रीजन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। 105 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, 600 प्लस क्लाउड हैं इसके पास, ठीक है, एंड 13 रीजनल एज। अब इतनी सारी जगह यूरोप में बहुत सारे हैं, देख सकते हो, क्योंकि यूरोप में बहुत डाटा कंज्यूम होता है। अब देखो ये ना, रीजन ये हो जाता है, देखो ये एक रीजन हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब इसके हिसाब से सर्विसेज भी ना डिफरेंट रीजन के हिसाब से वेरी करती हैं। अब समझ के चलो ना, कुछ डाटा है, वो फ्रांस का डाटा है तो फ्रांस में ही रहेगा। चलो ये थोड़े इस टॉपिक को मैं आगे इसको समझाऊंगा, अभी दिखा देता हूँ तुमको। जैसे कि अपने इंडिया में दो जगह है, एक हैदराबाद में जो कि लॉन्च हुआ 2022 में और जोन 3 में आता है, ठीक है। और ये दूसरा मुंबई में जो 2016 में था, जोन 3 में आता है, लोकल जोन 2। वैसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, देखो सऊदी में है तुम्हारा, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं, मिलान, पेरिस, लंदन, आयरलैंड, बहुत सारी जगह में तुम्हें, यूरोप में मिल जाएगा, तुम्हें कनाडा में मिल जाएगा, बहुत सारे प्लेसेस पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। देखो जहाँ जहाँ है ना, ये पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली कनेक्ट कर रहा है ये सर्वर, ठीक है। तो आई गेस तुम्हें ये समझ गया होगा, 250 कंट्री। तो मेरे ख्याल से तुमको ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं अपन। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब AWS रीजन्स, अब अपन ना उसमें जो जो बात थी वो थोड़ा डीप में जाते हैं। AWS हैज रीजन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ। नेम कैन बी यूज्ड एज यू US ईस्ट 1, ठीक है, यूरोप वेस्ट 3 से। यूरोप जहाँ बहुत बड़ा एरिया होगा, समझ के चलो, ये ये यूरोप, अज्यूम कर लो ना ये यूरोप है, ये तुम्हारा रशिया हो गया, यहाँ पे तुम्हारा ले लेके पाकिस्तान वगैरह सब मिला मिला के, भारत भारत मिला मिला के ये हो गया। तो यूरोप जो हो गया उसमें भी ना साउथर्न, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन करके डिवाइड होता है। तो US ईस्ट 1 ये US का पार्ट है, और यूरोप वेस्ट 3 मतलब वेस्ट 3, इसके अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट रीजन्स को बांटा जाता है, ठीक है। अ रीजन इज अ क्लस्टर ऑफ डाटा सेंटर्स। अब एक रीजन के अंदर ना बहुत सारे डाटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 डाटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है। अब मोस्ट AWS सर्वर्स आर रीजन स्कोप। जितने भी सर्वर्स होते हैं ना AWS के, वो रीजन स्कोप होते हैं। उस रीजन में कितना क्या डाटा ज्यूम होता है ना, उस हिसाब से वो डिजाइन किए होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ टू चूज एन AWS रीजन। इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें अपना एप्लीकेशन खोलना है, अगर तुम्हें अपना कल को एक एप्लीकेशन खोलना है, तो तुम किस रीजन को चूज करोगे। देखो, इफ यू नीड न्यू एप्लीकेशन, वेयर शुड यू डू इट, ये तुम्हारा मेन क्वेश्चन। जो मैंने अभी तुम्हें बोला है, तुम्हें अगर एप्लीकेशन तुम आज कल में निकाल रहे हो, ठीक है, तो तुम कौन से रीजन को चूज करोगे। देखो पहली बात तो ये टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। इसका कुछ फिक्स आंसर नहीं है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे डाटा तुम्हारे यूजर पे
तुम्हारा यूज़र कहाँ का है, तुम उसे क्या फैसिलिटी देना चाहते हो, तुम क्या फीचर्स देना चाहते हो उसे। ये सारी चीज़ें ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं तुम्हारा रीजन डिसाइड करने में, ठीक है। कंप्लायंस विद द डाटा, डेटा गवर्नेंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। डेटा नेवर लीव्स अ रीजन विदाउट योर एक्सप्लिसिट परमिशन। हाँ, जैसे मैं तुम्हें ना एग्जांपल में बता रहा था, जैसे यूरोप का ले लो, जो फ्रांस है ना, मैं एक ये इसी से देख के बताता हूँ, इसी से बताता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये देखो, यूरोप में जो एरिया है फ्रांस का दिख जाएगा तुम्हें, जर्मनी, अज्यूम कर लो पेरिस ही है, ठीक है। तो पेरिस ने बोला कि मुझे ना ये जो इतना रीज़न है, पेरिस का डाटा पेरिस में ही रहना चाहिए, वो किसी और कंट्री या इसके पास नहीं जाना चाहिए, डेटा सेंटर्स के पास। जितने डेटा सेंटर्स हैं पेरिस में, उसी के अंदर उनका डाटा रहना चाहिए। बाकी आप कहीं किसी और देश का डेटा या किसी और कॉन्टिनेंट का डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, पर जो यहाँ का डेटा है वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। इसकी लीगल एडवाइस है, मतलब यहाँ तभी रह सकते हो आप जब आप हमारे कंडीशंस को मानो, ठीक है। जर्मनी में कमिंग सून बता रहे हैं, तो जर्मनी में क्यों कमिंग सून है, क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जो सबके फेवरेबल नहीं है, या तो रिसोर्सेस ही नहीं मिल पाए होंगे। देखो, हर जगह की ना अपने शर्तें होती हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वही तुम्हारे गवर्नेंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। तो वो तुम्हें देखना है कि तुम्हारा डाटा कहाँ पे, अगर तुम सिर्फ फ्रांस के लोगों को ही कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट है कि फ्रांस में ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम बहुत बड़ा चंक ले ले रहे हो फ्रांस में डाटा का, और वो तुम्हारे तुम्हारा पूरा ग्लोब का डाटा है, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना। तुम उसका डाटा तो स्टोर कर पाओगे, पर जो मिक्स डाटा है वो तुम बाहर नहीं ले जा पाओगे। जो मिक्स डेटा होगा, जिसमें फ्रांस के लोगों का भी होगा और ग्लोबली जिन अदर कंट्रीज का भी होगा, तो वो तुम बाहर नहीं ले जा सकते, वो तुम्हें सिर्फ फ्रांस में ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर, रिड्यूस लेटेंसी। देखो, अब तुम अज्यूम करो इंडिया में तुम्हारा जो प्राइम कस्टमर्स हैं वो इंडिया में रहते हैं, तो तुम ऑफ कोर्स लेटेंसी कम करना चाहते हो। जितना लेटेंसी क्या होती है तुम्हें ये पता है ना, लेटेंसी मतलब जितना टाइम लग रहा है ना तुम्हारे तक डाटा पहुंचने में, एक सर्वर से तुम्हारे तक वो सर्विस पहुंचने में, जो तुमने डिमांड की है, उसमें कितना टाइम लग रहा है। अगर वो चीज़ बढ़ जो टाइम है वो बढ़ जाता है तो लेटेंसी हाई है। अगर लेटेंसी लो है मतलब एकदम क्विक रिस्पॉन्स हो रहा है, मतलब 0.0001 सेकेंड में तुम्हारे तक वो चीज़ पहुंच जा रही है। तो अगर मेरा प्राइम यूजर बेस इंडिया में होगा तो मैं उस रीजन को ही चूज करूंगा इंडिया के, क्यों मेरे लिए बेटर पोजीशन पे, मतलब बेटर रहेगा। इंडिया को मैं चूज करता हूँ तो मेरा यूजर भी वही है, तो लेटेंसी क्या हो गई, लो हो गई, जो कि मेरा गोल था। आई गेस तुम लोग लेटेंसी वाला समझ गए होगे, प्रॉक्सिमिटी वाला। अवेलेबल सर्विस विद अ रीजन। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ना डिफरेंट डिफरेंट सर्विस अवेलेबल होते हैं, कि कुछ सर्विस ना रीजन के बेसिस पे होते हैं, क्योंकि कुछ सर्विसेज में ना कंस्ट्रेंट लगा देती है वहाँ की गवर्नमेंट, या कुछ सर्विस वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती। तो तुम्हें क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, उस पर भी डिपेंड करता है किस रीजन को तुम चुनोगे। न्यू सर्विस एंड अ न्यू फीचर आरंट अवेलेबल इन एवरी रीजन। आरंट अवेलेबल इन एवरी रीजन, हर रीजन में न्यू फीचर्स न्यू सर्विसेज अवेलेबल नहीं होते। प्राइसिंग, प्राइसिंग वेरीज रीजन टू रीजन एंड इट्स ट्रांसपेरेंट इन द सर्विस प्राइसिंग पैच। देखो, रीजन टू रीजन ना सर्विस जो होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं वो वेरी करते हैं, हाँ, ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि कहाँ हमारा पास कहाँ तुम्हें सस्ता पड़ रहा है डेटा सेंटर्स, कहाँ उसको बनाना सस्ता पड़ रहा है, कहाँ तुम्हें चीप वर्कर्स मिल जा रहे हैं जो तुम्हारे सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स से मिल के ही उस रीजन की प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड कि तुम किस रीजन को करना चाहते हो, और ये ऐसा भी नहीं कि सारे रीजन की प्राइस छुपे रहते हैं, कि तुम बात करो तो तुम्हें पता चले। ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, तुम उनके पेज में जाके देख सकते हो, तुम्हें जो अफोर्डेबल लगे, जहाँ का अच्छा लगे, जो तुम्हारे प्लान में फिट हो वो तुम ले सकते हो। तो इन सारे चीज़ों को देख के अल्टीमेटली तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा रीजन चूज करना है अपने एप्लीकेशन के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। हम्म।
लेट्स सी AWS अवेलेबिलिटी जोन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अपन देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। जो AWS है वो अवेलेबिलिटी जोन्स कैसे होते हैं, अब तुम्हें रीजन समझ में आ गया, अब तुम जोन्स में डिवाइड कर रहे हो उसको। अब वो कैसे कर रहे हो तुम, ये देखो, ईच रीजन हैज मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जोन्स, यूजुअली थ्री, तीन तो रहते ही हैं मिनिमम। ठीक है, मिनिमम इज थ्री, मैक्सिमम इज सिक्स। एग्जाम्पल, अब इसमें ना कैसा एग्जाम्पल लिया है, तुम्हारा साउथ ईस्ट जोन को डिवाइड किया है ना, ठीक है, अब उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब तीन डेटा सेंटर्स में डिवाइड किया है। अब इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम्हें कि किस बेसिस पे हुआ है। ठीक है, अब ये तीन तरीके से डिवाइड हुआ है, ये एक, ये दो, और ये तुम्हारा तीन। समझ लो यहाँ पे एक हर जो पार्ट है उसमें दो दो डाटा सेंटर्स हैं, मतलब दो दो डाटा ऑफिसेस हैं, सेंटर्स हैं, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करोगे, ये समझ लो ये 2A है, मतलब मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ, 2A 2B 2C लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 2C है, तो मिनिमम केस में अपन लेके चल रहे हैं, मिनिमम तो तीन होना ही चाहिए। ईच अवेलेबिलिटी जोन इज वन और मोर डायरेक्टेड डेटा सेंटर्स एंड रिडक्शन पावर नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी। देखो मिनिमम मतलब एक या दो, वन और मोर या उससे भी ज़्यादा डिस्क्रीट डेटा सेंटर्स तो होते हैं विथ रिटर्न पावर। देखो जैसे कि इधर मैंने दो डाले हैं, इधर मैंने दो डाले हैं, इधर मैंने दो डाले हैं, तो सब में एटलीस्ट एक तो है ही या एक से ज़्यादा है विद रिडक्टिंग पावर नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी। दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम डिजास्टर्स। देखो अब ये तीनों जो हैं एक जोन के अंदर, ये एक जोन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जोन तीनों का एक ही है, पर जो है वो एक साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है पर दूर दूर, मतलब एक जोन के अंदर दूर दूर में स्थित है। अगर इसमें समझ के चलो आग लग जाती है, इसमें आग लग जाती है, तो ये इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या अगर इसमें आग लग जाती है तो ये दोनों तो रन करते रहेंगे, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, वो जोन एक्टिव रहेगा, कोई एक भी फंक्शन करना बंद कर देता है तो। ठीक है, हाँ, ये वाला पॉइंट हो गया ना। अब इसके बाद करते हैं आगे। दे आर कनेक्टेड विथ हाई बैंडविथ विथ लो, अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्किंग। देखो अब ये बस ना बैंडविथ के साथ तीनों कनेक्ट रहते हैं, जितने भी हैं तीनों कनेक्ट रहेंगे। डिजास्टर होगा तो वो नहीं होगा, तीनों के साथ नहीं होगा, कुछ करप्शन भी होगा तो डेटा करप्शन, तो पर ये अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ तीनों कनेक्ट रहते हैं, अपने डाटा जो है बदल इधर उधर कर सकते हैं, जो कि बहुत कम लेटेंसी के साथ होता है, एकदम बहुत फास्ट होता है। ठीक है, ये तुम्हारे के एडवांटेज भी है। आई गेस तुम्हें जोन समझ में आ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। AWS पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, एज लोकेशंस। एज लोकेशंस क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ, बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन ही है। AWS हैज़ 400 प्लस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, मतलब 400 से ज़्यादा जगह है, 400 plus edge locations and 10 plus regional caches in 90 plus cities across 40 plus countries. Content is delivered to end users with low latency. देखो इतनी सारी जगहों पे है और बहुत कम लेटेंसी के साथ डाटा ट्रैवल कर जाता है इतने बड़े नेटवर्क में, कहने का मतलब सीधा सीधा यही है। ठीक है, अब मैं तुम्हें AWS कंट्रोल एक टूल देता हूँ, एक AWS कंसोल के बारे में। ठीक है, AWS हैज़ ग्लोबल सर्विसेज, ग्लोबल सर्विसेज में ये सारे आते हैं, पढ़ लो। IAM आता है, IAM शॉर्ट फॉर्म है। DNS सर्विस आती है, कंटेंट डिलीवर नेटवर्क आता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आती है। ये सब तुम्हें अभी पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, बस मैं तुम्हें अभी ये बता दे रहा हूँ क्या क्या आता है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं पता है तो भाई आगे अपन करेंगे इसी को पता, मैं इसीलिए बैठा हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। मोस्ट AWS सर्विसेज आर रीजन स्कोप। देखो जो मैक्सिमम सर्विसेज होते हैं ना वो रीजन स्कोप्ड होते हैं, क्योंकि एक रीजन के लोग जो होते हैं ना, एक रीजन के लोग वो मोस्टली उसी टाइप की चीज़ें
कंज्यूम करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि दूसरे रीजन का कुछ बहुत फेमस चीज़ तीसरे रीजन में भी फॉलो अप हो रहा है। जैसे कि जो गूगल हो गया वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड वाइज होता है ना, वो हर जगह फॉलो होता है, वो एक एक्सेप्शंस हो गए। ठीक है, मोस्टली जो लोकल ऐप्स होते हैं वो रीजन वाइज ही चलते हैं। जैसे इसके लिए बेस्ट हो जाता है अमेजोन EC2 इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विस के लिए, इलास्टिक बीनस्टॉक प्लेटफॉर्म से सर्विस के लिए, लैम्डा हो गया। बाकी ये सब सॉफ्टवेयर सर्विस ये सब तुम्हें मिल जाएंगे, ये सब आगे अपन देखेंगे भी। और कुछ है आज के लिए तो बस इतना। आज के सारे टॉपिक कवर हो गया। यस, लेक्चर भी थोड़ा बड़ा ही हो गया होगा। नहीं नहीं, ठीक ठीक लेक्चर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।